नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि कीटों से परागित होने वाले पुष्पों में कीटों को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेषता पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। ये अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कि आकार के आधार पर देखें तो कीट परागित पुष्प प्रायः बड़े आकार के वाले होते हैं। जो कीट होता है वो परागित पुष्प होता है, वो प्रायः क्या होता है, बड़े आकार का होता है। जो परागित पुष्प होता है वो बड़े आकार का होता है। जब ये पुष्प छोटे होते हैं तो जब ये पुष्प क्या होता है, छोटा होता है, तब ये सदैव आकर्षण गुच्छों में पाए जाते हैं जिसे कीट दूर से ही आसानी से देख सके। जब ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जब ये पुष्प छोटे छोटे होते हैं तो ये गुच्छा में पाया जाता है। जिस प्रकार चाबियों की एक श्रेणी बना दी जाती है, गुच्छा बना दिया जाता है, तो दूर से ही लगता है कि वो बड़ा है कोई चीज़। तो इसी प्रकार जब ये पुष्प छोटे छोटे होते हैं तो एक गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। जिस प्रकार आप लोग एक अंगूर के गुच्छे को देखे होंगे, दूर से ही दिखता है कि अंगूर है। अगर एक अंगूर रख दिया जाए तो उतनी आसानी से हम लोग देख नहीं सकते हैं। उसके बाद रंग का आधार देखें तो इन पुष्प के दल बड़े एवं चुटकीले रंगों के होते हैं। जो इन पुष्प के जो दल होते हैं बड़े होते हैं और चटकीले मतलब बहुत ही गाढ़ा रंग होता है, ठीक है, जिससे कीट इन पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। आप लोग यह भी जान चुके हैं कि कोई भी जो कीट होता है या कोई भी प्राणी होता है वह चटकीलों रंगों को देख करके आकर्षित होता है। जैसे कि अगर कोई घर है रेड कलर से पेंट कर दिया गया तो देखने में कितना अच्छा लगता है। या कोई भी वस्तु या कोई भी फल देखेंगे, अगर कोई भी सब्जी देखेंगे तो अगर सब्जी हरा खूब दिख रहा है तो हमको वह अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण हम उसे खरीद लेते हैं। उसी प्रकार कीट क्या करते हैं, कीट को चटकीले रंग काफ़ी पसंद आते हैं जिनके कारण वह पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा है गंध। कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कीट परागित पुष्प प्रायः गंध उत्पन्न करते हैं। आप सब भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी पुष्प होते हैं उसमें से सुगंध आता है। तो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जो कीड़े होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए कीट परागित पुष्प प्रायः गंध उत्पन्न करते हैं। जो कीट परागित पुष्प होते हैं वो क्या करते हैं, गंध उत्पन्न करते हैं, एक सुगंध उत्पन्न करते हैं। कुछ पुष्पों द्वारा दुर्गंध उत्पन्न होती है और कुछ पुष्पों द्वारा दुर्गंध भी उत्पन्न होती है, जो कुछ कीटों जैसे स्वभोजी मक्खियों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। ये कीट दुर्गंध उत्पन्न करने वाले इन पुष्पों जैसे जमीकंद रेक्सेलिया की तरफ आकर्षित होते हैं और परागकण की क्रिया संपन्न होती है। देखिए, जैसे कि कोई भी भोजन हेतु कोई भी व्यंजन बना होता है, कोई भी सामग्री बनी होती है, तो हमें दूर से ही पता चल जाता है कि क्या बना है, क्योंकि हमें उसकी सुगंध मिलती है। जैसे कि कोई कड़वी चीज़ बनी होती है तो हमें फिर दूर से सुगंध मिल जाता है कि कोई कड़वी चीज़ बनी है। तो क्या होता है कि कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो पौधे होते हैं, जो पुष्प होते हैं, तो कुछ पुष्प सुगंध उत्पन्न करते हैं और कुछ पुष्प दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो कीट होते हैं वह पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। फिर आता है चौथा मकरकंद। तो मकरकंद स्वाद में मीठा होता है। मकरकंद स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। इसका स्राव करने वाली ग्रंथियां मकरकंद ग्रंथियां कहलाती हैं और जो मीठे स्वाद का श्रावण करती है। अर्थात मकरकंद तो क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है और जो इसका स्राव करने वाली जो ग्रंथियां होती है वह मकरकंद ग्रंथियां कहलाती हैं। यह स्राव मुख्य रूप से युक्त दल पुंजों वाले पुष्पों से होता है। मकरकंद कीट विशेषकर मधुमक्खियों के लिए भोजन का स्रोत है। जो मकरकंद होता है वह क्या होता है, मीठा होता है और मधुमक्खियों को मीठा काफ़ी पसंद है, इसलिए जो मकरकंद है वह मधुमक्खियों का स्रोत है। इसके नीचे देखते हैं परागण। तो कुछ पुष्पों के परागण चिपचिपे या शल्यम होते हैं जिससे कीट के शरीर पर आसानी से चिपक जाते हैं। अर्थात कुछ में जो परागण होता है वो चिपचिपा होता है, जिस पे कुछ भी रखा जाए तो वो चिपक जाएगा, तो जिससे कीट क्या होते हैं, उनके शरीर पे, पुष्प के शरीर पे आसानी से चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र। कीट परागित पुष्पों को वर्तिकाग्र प्रायः दल पुंज के अंदर स्थित रहता है और यह चिपचिपा या खुरदुर होता है, जिससे परागण उनकी सतह पर आसानी से चिपक सके। अभी वैसा है कि कीट परागित पुष्प का वर्तिकाग्र प्रायः कैसा होता है, दलपुंज के अंदर रहता है
और यह चिपचिपा और खुरदुर रहता है, जिसके कारण जो भी कीट होते हैं इस पे आसानी से चिपक जाते हैं, जैसे सैलविया, मटर, अंजीर, कैलोट्रिप्रा, प्रिमरोज। इन सभी पौधों को, ये सभी क्या है, कीट परागित पुष्प हैं। इस पे कीटों के द्वारा ये क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है, और इसका जो दलपुंज के अंदर क्या होता है, तो चिपचिपा और खुरदुर होता है, जिस कारण कोई भी कीट आता है तो इस पे आके आसानी से चिपक जाता है। उसके बाद पक्षी परागण क्या है, तो पक्षी परागित पुष्प बड़े रंगहीन और गंधहीन होते हैं। जो पक्षी परागित पुष्प होते हैं बड़े ही रंगहीन और गंधहीन होते हैं, किंतु इनमें मकरकंद का स्राव होता है, और इनमें मकरकंद अर्थात मीठा का स्राव होता है। और विग्नोमिया में गुंजन करने वाली चिड़िया द्वारा सेमल, और पांगड़ा में कौवा और मैना द्वारा परागण होता है। और ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, और इनमें जो परागण की क्रिया होती है वह कौवा और मैना पक्षी के द्वारा होती है। जल परागण क्या है, तो जल द्वारा परागण को जल परागण कहते हैं। मतलब वह क्रिया जो जल से परागित हो तो उसे जल परागण कहते हैं। अधिकांश जलोद्भिद पौधों में नर पुष्प से परागण जल के माध्यम से मादा पुष्प को वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं, जलोद्भिद पौधे जो होते हैं, उसमें जो नर पुष्प से परागण और जल के माध्यम से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। अभी जल परागण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हाइपोहाइड्रोकिली, इसमें परागण जल के अंदर होता है। हाइपोहाइड्रोकिली जो पुष्प होता है, इसमें जो परागण होता है वह जल के अंदर होता है, जैसे सिराटोफिलम तथा जोस्टेरा आदि। उसके बाद होता है एसपी हाइड्रोफिली, इसमें परागण जल के सतह पर होता है। इसमें हम लोग देखें हाइपोहाइड्रोफिली में कि इसमें जल के अंदर होता है, लेकिन एसपी हाइड्रोफिली में परागण जल के सतह पर होता है, जैसे वाइल्सनेरिया, लेम्ना हाइड्रिला। जल परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषता, जो जल परागित पुष्प होते हैं उनमें निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। पहला, जल परागित पुष्प अस्पष्ट, छोटे, रंगहीन, गंधहीन तथा मकरकंदहीन होते हैं। दूसरा, परागकण हल्के होते हैं। जो परागकण होता है वह हल्का होता है, जिससे जल की सतह पर तैर जाता है। कोई भी हल्की चीज़ क्या होती है, जल की सतह पर तैरने लगती है। परागकण के चारों ओर मोम जैसे पदार्थ का एक सतह होता है, जो इन्हें जल में सड़ने से बचाता है। परागकण के जो चारों ओर क्या होता है, मोम जैसा संरचना होता है, मोमबत्ती उसी को मोम बोलते हैं, वैसे ही संरचना होता है जो इन्हें जल से सड़ने से बचाता है। चौथा, वर्तिकाग्र लंबा, चिपचिपा एवं न गीला होने वाला होता है। वर्तिकाग्र लंबा होता है, चिपचिपा होता है, और गीला भी वह नहीं होता है। पर परागण से हानियाँ क्या होती हैं, तो पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती हैं, क्योंकि परागण के लिए वायु एवं जल एवं जंतु पर निर्भर होते हैं। पर परागण से यही हानि है कि पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है, क्योंकि यह क्या होते हैं, पर परागण के लिए वायु पे, जल पे तथा जंतु पर क्या करते हैं, यह निर्भर करते हैं, तभी इन पे पर परागण होगा। देखिए, कोई भी जो कार्य होता है उसके कुछ हानियाँ होती हैं और कुछ लाभ जरूर होता है। तो पर परागण से लाभ भी है। पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं। इनको मतलब पर परागण के लिए वायु, जल और जंतु को तो निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन जो इसके पुष्प से बनने वाले जो फल होते हैं वो बड़े भारी होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं, तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। और जो पर परागण से पुष्प बनते हैं इनमें बीजों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े भारी, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। और जो पर परागण से उत्पन्न जो बीज होता है वह क्या होता है, भारी होता है, मतलब बड़ा बड़ा होता है, स्वस्थ होता है और अच्छी नस्ल वाला होता है। तीसरा, पर परागण द्वारा रोग प्रतिरोधक नई जातियां तैयार की जा सकती हैं, और पर परागण द्वारा रोग के प्रतिरोध के लिए, कोई भी रोग हो रहा है उसको दूर करने के लिए नई जातियां तैयार किया जा सकता है। चौथा, पर परागण से आनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और पर परागण से क्या होता है, आनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा क्या हो जाता है, विभिन्नता उत्पन्न हो जाता है। पांचवा, पर परागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती है, जिसमें नए गुण का समावेश होता है तथा हाइब्रिड विगर के कारण अच्छी संतति होती है। स्वयं क्या होते हैं, इनकी जातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। पर परागण से हानियाँ,
पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है क्योंकि परागण के लिए यह वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर होती है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, पर परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से ही रह जाते हैं। तीसरा, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना, पर परागण के लिए पुष्पों को क्या करना रहता है, दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। चौथा, कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले रंग, बड़े दल, शकरकंद तथा मकरकंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिन सबसे उस पदार्थ पर अवयव होता है तथा अधिक ऊर्जा का खर्च होता है। देखिए, कोई भी चीज़ को आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जो पुष्प होते हैं कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, पर परागण की क्रिया के लिए वह अपने स्वभाव में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि चटकीला रंग, बड़े दल, शकरकंद तथा मकरकंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिनसे इनके काफ़ी ऊर्जा खर्च हो जाती है। पांचवा, पर परागित पुष्पों, विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। छठा, पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल के इस वीडियो में हम लोग कृत्रिम परागण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।